हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें अति लघु जो उत्तरी प्रश्न है, मैंने इसको लिया क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ठीक है, बस कुछ प्रश्न उसको देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसमें पहला जो प्रश्न है, कहानी शिक्षण के 3 उद्देश्य लिखिए। कहानी जो शिक्षण होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो पहला क्या होता है, छात्र को विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, शैलियों, जीवन दर्शन आदि से परिचित कराना। ठीक है, छात्रों को कहानी के माध्यम से उनके जीवन दर्शन को, उनकी जो शैली आदि से उनको क्या है, परिचित कराना। और छात्रों के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कहानी के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास करते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे कल्पना करते हैं, नैतिक चीज़ों को वो सीखते हैं, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। कहानी के ये उद्देश्य हैं। चलिए, एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया है कि कहानी शिक्षण की चित्र विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो कहानी शिक्षण, इसका चित्र विधि क्या है, इसका वर्णन करना। चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। चित्र विधि, इस प्रणाली में कहानी से संबंधित विभिन्न चित्र छात्रों के सम्मुख प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, चित्र विधि से जो कहानी में छात्रों के सामने विभिन्न चित्र उनके सामने क्या रहते हैं, दिखाए जाते हैं। ठीक है, चित्र में कहानी के क्रम का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। ठीक है, चित्र में जो कहानी का क्रम है उसको रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट पर बनाकर टांग दें। ठीक है, मतलब कि सर्वप्रथम आप क्या करें, कहानी से संबंधित जो भी आपको दिखाना है, बताना है, तो पशु पक्षी से संबंधित या कोई भी हो जो आपको बताना है, उससे उसका चित्र बनाकर वहाँ पे वो टांग दे। ठीक है, चलिए, इसमें और हम लोग देख लेते हैं। और छात्रों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। ठीक है, वो चित्र देखते हैं और उसको एक सीरियल तरीके से रख दिया जाए और छात्रों से आप बोल दीजिए कि उसको देख के आप कुछ एक वाक्य बनाइए जो कहानी की तरह लगे। ठीक है, बच्चों के अंदर। चलिए, इसमें और देख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग करके पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग करके आप प्राथमिक लेवल पे या माध्यमिक लेवल पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए, अब यह विधि कहानी निर्माण करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये विधि क्या है, कहानी निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों में सृजनात्मकता शक्ति, कल्पना शक्ति तथा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। अब दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न, कहानी की परिभाषा बता दीजिए। तो चार्ल्स वाइडेट हैं, उनके अनुसार हम लोग देख लेते हैं। कहानी एक क्या है, लघु वर्णात्मक रचना है। ठीक है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्णात्मक रचना है जिसमें आपको जो वास्तविक जीवन है उसको कला के रूप में आप उसको प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं, कहानी के 2 गुण बताइए। चलिए, गुण देख सकते हैं। कहानी के निम्न गुण हैं। पहला है छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास करना। दूसरा है सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना या विकसित करना। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रोचक प्रसंग का अर्थ बताइए। तो किसी पाठ विषय को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी पाठ विषय वस्तु है उसको स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित प्रसंग को रोचक प्रसंग कहा जाता है। एक और प्रश्न, रोचक प्रसंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला लिखित, दूसरा अलिखित सामग्री। ठीक है, पहला लिखित सामग्री, दूसरा अलिखित सामग्री। चलिए देखते हैं, परिचर्चा से क्या तात्पर्य है। परिचर्चा का तात्पर्य 2 व्यक्तियों के बीच चर्चा से है जिसमें विचार विनिमय किया जाता है। ठीक है, विचारों का आप अपने विचार स्पष्ट करेंगे, सामने वाला अपना विचार। एक और देख लेते हैं, परिचर्चा शिक्षण की विशेषता बताइए। तो परिचर्चा शिक्षण की विशेषता देख लेते हैं। इसमें शिक्षार्थियों के समूह में परस्पर अंतःक्रिया होती है। ठीक है, शिक्षार्थियों के समूह में एक दूसरे से वो क्या करते हैं, परस्पर बातों का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा आपका है, शिक्षार्थियों की सहभागिता का उपयोग उनके व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, शिक्षार्थी क्या एक दूसरे की सहभागिता करें, उनके अंदर वो विचार उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसा उन लोगों का अंदर ये व्यवहार आए, इसको परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
चलिए दोस्तों देखते हैं एक और परिचर्चा के लाभ। ठीक है, चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। परिचर्चा के जो लाभ हैं, छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है और छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। ठीक है, अभिव्यक्ति का विकास होता है और छात्र के अंदर आत्मविश्वास क्या होता है, जागृत होता है। ठीक है, परिचर्चा के मुख्य भाग क्या है, तो शिक्षक हैं, शिक्षार्थी है, ठीक है, और मूल्यांकन और समस्या। जब तो समस्या कोई नहीं रहेगी तब तक उस पर आप परिचर्चा नहीं कर सकते। कहानी का वर्गीकरण कीजिए। कहानी का वर्गीकरण चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहानी को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। घटना, प्रस्थान, कहानियाँ। ठीक है, जहाँ की जो घटना हुई उस पर एक कहानी बता सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भाव प्रधान कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ और समस्या प्रधान कहानियाँ। चलिए देखते हैं एक और। परिचर्चा की शिक्षण नीति शिक्षण के किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका। परिचर्चा की शिक्षण नीति शिक्षण के निम्न सिद्धांतों पर है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से है। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के सामूहिक एवं समान अवसर देने का सिद्धांत। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया कि परिचर्चा के दौरान सभापति बनने वाले अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अध्यापक में निम्न गुण होना चाहिए। पहला है श्रम के प्रति निष्ठा। ठीक है, जो अपना श्रम कर रहा है उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ठीक है, अपना पूरा 100% देना चाहिए छात्रों के प्रति। अच्छा अध्यापक बनने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरी है अपने उत्तरदायित्व का वहन करने की योग्यता। ठीक है, जो उसको उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसको वहन करने की उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए और योग्यता। पाठ विषय में विशेष योग्यता। ठीक है, जो वो पाठ पढ़ा रहा है उसमें वो विशेष योग्य हो, तभी वो छात्रों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। छात्रों के व्यवहार को समझने की योग्यता, शिक्षण को संगठित करने की योग्यता और मूल्यांकन क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व निम्न प्रकार से स्पष्ट है। पहला, कहानी सुनाने से छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी से छात्रों का स्मरण शक्ति का विकास होता है। देखते हैं नेक्स्ट में, रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका उद्देश्य। पहला है अपनी बात या पाठ विषय को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंग को सुनना या सुनाना। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सुनाना या सुनना। अब सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। ठीक है, जो नीरस पाठ हैं, जो बच्चों को उतने अच्छे समझ में नहीं आते हैं, उनको रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रों की श्रवण एवं स्मरण प्रवृत्ति में विकास करने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। और नेक्स्ट लास्ट आपका है छात्रों में बहुविधि ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति का विकास करना। देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें देख कक्षा कक्ष में परिचर्चा के लाभ लिखिए। चलिए देख लेते हैं परिचर्चा से क्या क्या लाभ होते हैं। छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है। अध्यापक और छात्रों में क्या अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, एक दूसरे से वो क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे किसी भी तथ्य पर। छात्र संकोची व्यवहार और डरने की प्रवृत्ति से बाहर आते हैं। ठीक, कुछ छात्र संकोच करते हैं, ऐसे वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कर नहीं पाते हैं। ऐसी जो प्रवृत्ति छात्रों में होती है उससे वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और देखते हैं छात्रों में आत्मविश्वास जागरूक होता है। ठीक है, छात्र अपने अध्यापक से अगर किसी भी तथ्य पर बात करें स्पष्ट रूप से तो उनके अंदर क्या आत्मविश्वास जागरूक होता है। छात्रों में विषय वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त होती है और छात्र कक्षा कक्ष के निश्चित वातावरण से बाहर आते हैं। और छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। ऐसे करने से छात्रों के अंदर तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, इसमें और दोस्तों देख लेते हैं छात्र मानसिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से भी छात्र क्या कहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। अध्यापकों की दक्षताओं में भी सुधार आता है और कक्षा कक्ष का अनुशासन अच्छा रहता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जो शिक्षा है इसका स्तर ऊंचा उठाना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। कहानी एवं लोक कथा में अंतर बताइए। ठीक है, चलिए उसको अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहानी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहानी तत्वों एवं शैलियों में बधी एक लिखित साहित्यिक गद्य होती है। ठीक है, और कहानी का स्वरूप लिखित होता है। कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उनके हृदय पर प्रभाव डालने वाली छोटी किंतु मनोरंजक गद्य होती है। अब देखिए
लोक कथा, इसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। लोक कथा जनसाधारण से प्रचलित दंत कथाएं होती हैं। और सेकेंड, लोक कथाओं का स्वरूप प्राय अलिखित होता है, जो लगभग एक दूसरे से सुनकर ही जीवित रहती है। लोक कथाओं में से आधुनिक कहानी विधा का उद्गम हुआ है। वर्तमान समय में लोक कथाओं का संकलन कर उसका प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।